ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 10 जनवरी को तेलुगु फिल्म गेम चेंजर, बॉलीवुड की फतेह और हिंदी फिल्म मैच फिक्सिंग, इन तीनों के ही साथ में हॉलीवुड की नॉस्फेरातु भी भारत में थिएटर में रिलीज हुई है। वैसे अमेरिका में इसे 2 सप्ताह पहले ही 25 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया गया था, परंतु पुष्पा 2 के कारण कई सारी हॉलीवुड की फिल्में भारत में देरी से रिलीज हुई है और उनमें से ही एक फिल्म है नॉस्फेरातु। इस हफ्ते जो फिल्में रिलीज हुई है, गेम चेंजर, फतेह और मैच फिक्सिंग, इन तीनों का ही रिव्यू मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर वो रिव्यू आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आप अवश्य देखना, क्योंकि यूट्यूब ने वैसे भी हमारे चैनल की रीच पूरी तरीके से समाप्त कर दी है। इवन सर्च रिजल्ट्स में भी हमारी फिल्मों के रिव्यू नहीं दिखा रहा यूट्यूब। तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियोज़ को लाइक और शेयर आप अवश्य करना। चलिए, नॉस्फेरातु ये 1922 की हॉलीवुड की सेम नाम की फिल्म का रीमेक है या उससे इंस्पायर्ड है। और 1922 की जो फिल्म है उसका 1979 में नॉस्फेरातु द वैम्पायर करके एक और रीमेक बन चुका है। और ये जो भी 2-3 फिल्में हैं, ये 1897 की ब्रैम स्टोकर की या अब्राहम स्टोकर की ड्रैकुला नाम की नॉवेल पर ये फिल्में आधारित है। अब मैंने ओरिजिनल फिल्में तो देखी नहीं है 1922 या 1979 की, तो मेरे लिए ये फिल्म पूरी तरीके से नई थी। हालांकि इसका ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं बिल्कुल फिल्म देखने के लिए उत्सुक था। संक्षेप में अगर मैं कहानी मुझे बतानी हो तो एलन नाम की एक लड़की है, 18वीं शताब्दी में फिल्म की कहानी स्थित है। और वो एक दिन अनजाने में एक शैतान को या ड्रैकुला को या सुपरनेचुरल क्रीचर, जो भी आप उसे शब्द कहना देना चाहे, उसे वो जगा देती है। और उसके बाद से वो जो भी सुपरनेचुरल क्रीचर है या एंशियंट प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ जो वो शैतान है, डेविल है, वो इस एलन के पीछे या उसको वो अपना मानता है कि ये मेरी है, अभी इसने मुझे जगाया हुआ है। कुछ समय के बाद में एलन का विवाह हो जाता है थॉमस नाम के लड़के के साथ में। अभी भी एलन को कुछ सपने वगैरह उस ड्रैकुला के आते हैं। अब थॉमस एक फर्म में, वहाँ पर एक रियल एस्टेट कंपनी है, उनके साथ वो काम कर रहा है। वो उसे एक काम देते हैं कि दूर ट्रांसिल्वेनिया में एक जगह पर पहाड़ों में एक बड़ी पुरानी एक हवेली जैसा है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति रहता है, उसको यहाँ की एक ज़मीन बेचनी है हमें। जर्मनी में वो आकर अभी रहना चाहता है, तो वो तो अभी यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर उससे तुम्हें साइन लेना है। तो एलन की तो इच्छा नहीं होती कि थॉमस जाए, परंतु अपने परिवार के भले के लिए थॉमस इस यात्रा पर निकल पड़ता है। और इसके बाद में फिर उस वैम्पायर का जगना या फिर वो एलन के साथ में आगे जाकर के क्या करता है, जिसे वो बिल्कुल अपना मानकर बैठा है काफ़ी लंबे समय से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म मेकिंग की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कलर ग्रेडिंग या फिर जो सिनेमेटोग्राफी है, 18वीं शताब्दी को जिस प्रकार से उन्होंने रिक्रिएट किया है, आर्ट डायरेक्टर का जो काम है, उस समय के मेकअप, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, ये सारी जो बातें हैं ना, वो आपको फिल्म में बिल्कुल प्रभावित करेंगी। कुछ बहुत किसी क्लासिक हॉरर फिल्म को आप देख रहे हो, ऐसी कुछ फीलिंग आपको ये फिल्म देखते हुए आएगी। मतलब मॉडर्न टच उन्होंने फिल्म को कहीं पर भी नहीं दिया है, ना प्रेजेंटेशन के तरीके से और ना ही जिस समय में फिल्म की कहानी स्थित है उस तरीके से। मतलब पुरानी फिल्म से हम इंस्पायर्ड है तो चलो आज के समय में उस फिल्म की कहानी को हम स्थित कर देंगे, कुछ उसमें मॉडर्न समय के अनुसार कुछ चेंजेस कर देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिल्म की कहानी भी 18वीं शताब्दी में स्थित है, प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। इवन जो कलर ग्रेडिंग उन्होंने रखी है वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आपको फील होती है, और वो जानबूझकर ही वैसा उन्होंने, मतलब पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, परंतु कुछ ऐसा फील होता है कि आप समझ, कलर्स आपको बिल्कुल उड़े हुए दिखाई देंगे पूरी की पूरी फिल्म में। हालांकि वो रात का समय नहीं लगता है और ना ही ब्लैक एंड व्हाइट भी लगता है, जस्ट वो पुराने समय का हम कोई क्लासिक हॉरर फिल्म देख रहे हो उस प्रकार का प्रेजेंटेशन, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सब कुछ आपको बिल्कुल उस प्रकार का किसी पुरानी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा ही लगेगा। और वो एक अलग एक्सपीरियंस हमें फिल्म में देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि हॉरर की जहाँ पर बात हो तो मैं पर्सनली मुझे किसी सीन को देख करके मैं डरा हूँ या किसी ने मुझे शॉक किया है, एक आध दूसरे सीन में थोड़ा सा जंप स्केयर्स का उन्होंने यूज़ किया है, परंतु वो उतने जगह के लिए ही है। और बाकी पूरी फिल्म में उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि एक डिप्रेसिंग तो नहीं कह सकते, कुछ डार्क और विचित्र सा ऐसा एक वातावरण, एटमॉस्फेयर वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट करे या कुछ घिनौना जैसा कुछ आप अंदर से फील करें। जैसे कि सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो पूरा प्लेग फैला हुआ दिखाया है,
नॉस्फेरातु के वहाँ पर आने के कारण, और फिर जो कुछ भी लोगों के साथ में हो रहा है, वो सारी जो बातें हैं, वो बिल्कुल किसी पुरानी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही था। और वहाँ पर वो डायरेक्टर एक विजुअली टेंशन क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जंप स्केयर्स वगैरह की अपेक्षा। तो हाँ, कुछ हद तक वो बातें थोड़ा सा हम पर प्रभाव डालती है, परंतु जो कुछ अगर कोई कहे कि बिल्कुल ही कुछ मॉडर्न मास्टरपीस है या ऐसा कुछ, ऐसा आज तक देखा ही नहीं हो, उस कैटेगरी में तो मैं फिल्म को नहीं रखूँगा। जस्ट एक अलग एक्सपीरियंस के लिए इस हॉरर फिल्म को देखा जा सकता है। आजकल जो बहुत सारी झाड़ फूक, एक्सोर्सिज्म वगैरह पर आधारित जो टिपिकल सी हॉरर फिल्में आती है, उनसे अलग हटकर फिल्म का प्रेजेंटेशन था। परफॉर्मेंसेस फिल्म के बढ़िया थे, डायरेक्शन बढ़िया था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह सब जगह पर फिल्म हमें प्रभावित करती है। बस एक बात मुझे फिल्म की पसंद नहीं आई, काफ़ी सारी जगहों पर स्क्रीन बहुत काली हो जाती है। मतलब जिस भी प्रकार से उन्होंने कलर ग्रेडिंग की है या कलर्स को जो हटाया है, उस कारण से कई जगहों पर वो विजुअल्स डल लगते हैं। ऐसा लगता है कि बजट की काफ़ी कमी थी डायरेक्टर के पास में, जो हम देख भी सकते हैं। टिपिकल सी जो हॉरर फिल्में हैं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में वगैरह आती हैं, उनकी अपेक्षा इसका बजट काफ़ी कम है, और वो बात हमें कई जगहों पर विजुअल्स के माध्यम से फील भी होती है। हालांकि जो सेट्स को जिस प्रकार से उन्होंने डिज़ाइन किया है, उस समय को जैसे रिक्रिएट किया है, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह, वहाँ पर कहीं पर भी बजट की कमी नहीं है, वहाँ पूरा उन्होंने खर्चा किया है। परंतु जो एक क्लियर विजुअल्स कुछ जगहों पर दिखने चाहिए ना, वो ब्लैक हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो उतने क्लियरली नहीं दिख पाता। जैसे कि कुछ रात के सीन्स हो, एक तो वैसे भी पूरा स्क्रीन उन्होंने कलर ब्लैक एंड वाइट ही जैसा उन्होंने रखा है, ऊपर से जो रात के सीन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, क्लियरली वो नहीं दिख पाते। तो वहाँ पर थोड़ा सा विजुअल्स और बेटर हो सकते थे, क्लियर रखा जा सकता था उन सीन्स को, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक बात मुझे केवल कमी लगी। बाकी तो फिल्म विजुअली हमें प्रभावित करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो स्टोरी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो बातें उतना ज़्यादा कुछ बहुत एक्सेप्शनल मैं उनको नहीं कहूँगा, वो बातें टिपिकल सी ही थी। तो कुल मिलाकर अच्छी हॉरर फिल्म में से कहूँगा। किसी को अलग एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए बिल्कुल वो देख सकते हैं इस फिल्म को। विजुअली आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस अवश्य देगी, पर जहाँ तक बात है स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो उतना कुछ खास हम उन कैरेक्टर्स के साथ में एंगेज नहीं हो पाते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको बिल्कुल ही मॉडर्न मास्टरपीस जैसा फिल्म अनुभव देगी, ऐसा भी मत सोचना। तो मैं नॉस्फेरातु को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में सेक्स सीन है जिनमें न्यूडिटी नहीं है, हो सकता है कि रियल वर्जन में हो। भारत में जो थिएटर में वर्जन रिलीज किया है उसमें उन्होंने उन सीन्स को शायद कट कर दिया हो। बाकी तो जो बातें हॉरर फिल्मों में कुछ विचित्र से चेहरे, वो ड्रैकुला, वैम्पायर वगैरह, वो बच्चों की दृष्टि से वैसे भी सही नहीं होता है। तो जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।